अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियम लागू। एक ही अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर कर सकेगा नियंत्रण। सशस्त्र बलों यानी कि थल सेना, वायुसेना व नौसेना के बीच बेहतर समन्वय तथा प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2023 में पारित अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम यानी कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 के नियमों को 27 मई 2025 को गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दिया है, जो 27 मई से ही लागू हो गए हैं। नए लागू किए गए कानून ISO के तहत नियुक्त कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को तीनों सेनाओं के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है, जिससे सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता मजबूत हो सके। ISO के तहत नियुक्त ऑफिसर इन कमांड अपने अधीन किसी भी अन्य सेवा के जवानों को आदेश दे सकेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान को अधिकृत किया है। ISO एक्ट को 2023 में मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था तथा राष्ट्रपति का अनुमोदन 15 अगस्त 2023 को इसे प्राप्त हुआ था तथा मई 2024 में इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अगला टॉपिक है कि SSLV रॉकेटों के निर्माण के लिए HAL को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा इसरो। हल्के उपग्रहों के निचली कक्षा में प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों का इसरो के लिए निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी इसरो द्वारा HAL को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इसरो से यह अधिभार सर्वोच्च 511 करोड़ की बोली लगाकर HAL ने हासिल किए हैं। बोली लगाने वालों में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी समर्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी तथा सरकार समर्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी शामिल थे। अंततः यह सौदा HAL के हाथ लगा। यह पहला अवसर होगा जब इसरो द्वारा किसी कंपनी को SSLV निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। SSLV का उपयोग 500 किलोमीटर वजन तक के उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसरो इनके निर्माण के लिए 2 वर्षों तक HAL का मार्गदर्शन करेगा तथा इस अवधि में 2 रॉकेट HAL द्वारा विकसित किए जाएंगे। इसके पश्चात तीसरे रॉकेट के डिजाइन में संशोधन करने के लिए HAL अधिकृत होगी। इसरो से प्रौद्योगिकी हासिल करने के पश्चात HAL न केवल इन रॉकेटों का निर्माण कर सकेगी बल्कि इनका विपणन भी कर सकेगी तथा खुद ही अपने स्तर पर इनकी लॉन्चिंग भी कर सकेगी। अगला टॉपिक है लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त, एक को छोड़कर चालक दल सहित सभी सवारों की मौत। एयर इंडिया के इतिहास में एक बड़ी दुर्घटना 12 जून 2025 को अहमदाबाद में उस समय हुई जब अहमदाबाद से लंदन जा रहा इसका एक बोइंग ड्रीम लाइनर विमान 7878 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तत्काल बाद ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के भवन से टकराते हुए धमाके के साथ क्रैश हो गया। चालक दल के 12 सदस्यों सहित कुल 242 लोग इस पर सवार थे। इनमें से एक यात्री जो सीट नंबर 11A पर बैठा था गंभीर रूप से चोटिल हुआ, जबकि 241 व्यक्ति मौत का शिकार बने। मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल से यह विमान टकराया उसके कुछ छात्रों सहित 30 अन्य लोग भी इस दुर्घटना में मारे गए। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के आग के गोले में तब्दील हो जाने से मारे गए लोगों व चालक दल के सदस्यों से सब इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान करना ही कठिन था। तत्पश्चात DNA टेस्ट के आधार पर 247 मृतकों की पहचान यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक की जा चुकी थी। मृतकों में भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन, पुर्तगाल व कनाडा के नागरिक भी शामिल थे। 60 वर्षीय कैप्टन सुमित सब्रपाल जो एयर इंडिया के सबसे सीनियर क्रू मेंबर थे, इस विमान को उड़ा रहे थे। कुछ ही महीनों में उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। दुर्घटना से पहले मेडे कॉल भी उन्होंने दी थी, किंतु बचाव के लिए समय नहीं मिला। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। वैसे इस मामले में विभिन्न अटकलें विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाई जा रही है। दुर्घटना की जाँच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने किया है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो मैप दिया है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जा रही एयर इंडिया के फ़्लाइट
मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। विमान में 242 लोग सवार थे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, एयर इंडिया के विमान की इस भीषण दुर्घटना के लिए सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा ग्रुप ने की है। बाद में 25-25 लाख की अंतरिम सहायता और भी एयर इंडिया ने घोषित की है। इस दुर्घटना के पश्चात हवाई उड़ानों में विशेष निगरानी बरती जा रही है। ये देखिए, भारत की बड़ी दुर्घटनाएं इस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो एक जो है यहाँ 12 नवंबर 1996 को सऊदी अरेबियन एयरलाइंस विमान की कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमानों को आकाश में टक्कर हुई। चरखी दादरी में आकाश में ही टक्कर हुई। ठीक है, और 350 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद जो सबसे बड़ी दुर्घटना हम लोग देखते हैं ये थी। ठीक है, तो टॉपिक है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि 25 जून 2025 को उस समय हासिल हुई जब वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ड्रैगन की यह उड़ान एक्सियम 4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न की गई। इस मिशन के तहत 4 यात्रियों को ISS भेजा गया जो 28 घंटे की उड़ान कर 26 जून को सायं 4 बजे भारतीय समयानुसार ISS से जा जुड़े। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी ह्यूस्टन जो 5 बार अंतरिक्ष यात्रा करके 675 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी है के नेतृत्व में भेजे गए। इस दल में पोलैंड के स्लावोज ओजनास्की विंसिएवस्की व हंगरी के टिबोर कापू भी शामिल है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तथा हंगरी व पोलैंड के ये दोनों यात्री पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। मूलतः लखनऊ के 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला उन 4 उड़ाकुओं में से एक है जिन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना जा चुका है। चुने गए इन 4 उड़ाकुओं में से 3 को 2027 में इसरो के गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इसरो प्रमुख वी नारायणन का मानना है कि शुभांशु शुक्ला के AX4 मिशन में जाने का लाभ भारत के गगनयान मिशन को मिलेगा। 40 वर्षीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले वायुसेना में विंग कमांडर रहे। राकेश शर्मा के पश्चात दूसरे भारतीय जहां हैं वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला से पूर्व राकेश शर्मा ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T2 के जरिए अंतरिक्ष यात्रा की थी। राकेश शर्मा ने अन्य दल साथियों के साथ सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर लगभग 8 दिन बिताए थे। इसी बीच अमेरिका में ही रह रहे एक भारतीय पायलट व उद्यमी गोपी थोटाकुरा ने एक पर्यटक के रूप में ब्लू ओरिजिन कंपनी के NS-25DG मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान 19 मई 2024 को की थी, किंतु उनकी यह उड़ान 100 किलोमीटर ऊंची कार्मल लाइन तक ही थी जहां केवल 11 मिनट वह रहे थे। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा में भारत के लिए अंतरिक्ष में एक मील का पत्थर बताते हुए पूरे देश को इससे गौरवान्वित व उत्साहित जहां राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने बताया, वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने पर 1.4 अरब भारतीयों की आशाएं व उम्मीदें उनके साथ बताई है। 26 जून को भारतीय समयानुसार सायं 5:44 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला अपनी इस यात्रा पर तिरंगा लेकर गए थे। वहां 634वें अंतरिक्ष यात्री है वह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो पृथ्वी की कक्षा में 370 से 460 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमा करता है पर 14 दिन प्रवास का कार्यक्रम है। वहाँ रहते हुए इस दौरान 60 विभिन्न प्रयोग वह करेंगे जिसमें अधिकांश बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2000 से लगातार कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रयास प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 24 घंटे में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएँ क्रिया करता है, जिससे वहाँ रह रहे अंतरिक्ष यात्री हर दिन 16 बार सूर्योदय व सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। अगला टॉपिक है कि आपसी सहयोग संवर्धन को चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक में सहमति। बांग्लादेश व पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में आई खटास के बीच चीन ने
इन दोनों देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के लिए पहल की है। इसके तहत पाकिस्तान, चीन व बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक चीन के कुनमिंग शहर में 19 जून 2025 को संपन्न हुई। तीनों पक्षों ने उद्योग, व्यापार, समुद्री मामलों, जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति व मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति तीनों पक्षों ने व्यक्त की है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के पश्चात वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन के साथ रिश्ते वहां मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी निकटता स्थापित करने का प्रयास यूनुस ने किया है। चीन से सहायता मांगकर भारत पर निर्भरता कम करने का उनका प्रयास है। चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों के उच्चाधिकारियों की इस पहली ही त्रिपक्षीय बैठक में समानता व आपसी विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर आपसी सहयोग संवर्धन के लिए सहमति तीनों पक्षों में हुई। बैठक के दौरान बनी सहमतियों का अनुपालन करने तथा इन्हें लागू करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना के लिए सहमति भी बैठक में बनी। तीनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की इस पहली ही त्रिपक्षीय बैठक में चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी शामिल थे। इसमें वेइडोंग भारत व पाकिस्तान में चीन के राजदूत रह चुके हैं। बैठक के पश्चात वेइडोंग ने कहा कि बांग्लादेश व पाकिस्तान दोनों चीन के अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र और अच्छे साझेदार हैं। वे बेल्ट एंड रोड सहयोग में महत्वपूर्ण साझेदार भी है। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश के बीच सहयोग तीनों देशों के लोगों के साझा हितों के अनुरूप है। ठीक है। अगला टॉपिक है कि G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा में कैलगरी में कर्नाटक में संपन्न। आउटरीच सम्मेलन को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी संबोधित किया। विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मेजबानी में कनाडा के कैलगरी में अल्बर्टा में कानानास्किस में 16-17 जून 2025 को संपन्न हुआ। G7 के सभी शासन प्रमुखों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति जो देखें एमानुएल मैक्रोन, इसके अलावा देखें जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ अधिकारी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। विभिन्न व्यस्तताओं के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति सम्मेलन बीच में ही छोड़कर वाशिंगटन चले गए थे। विशेष आमंत्रितों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग और वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा आदि के अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, नाटो के महासचिव मार्क रूट व विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भी शिखर सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज की। कनाडा के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न इस वर्ष के G7 शिखर सम्मेलन का थीम साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स था, जबकि वैश्विक आर्थिकता एवं वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा एवं डिजिटल संक्रमण तथा शांति एवं सुरक्षा सम्मेलन में चर्चा के मुख्य बिंदु थे। किंतु यह सम्मेलन ऐसे समय में संपन्न हुआ जब एक ओर तो इजराइल गाजा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी तथा रूस यूक्रेन युद्ध का मामला भी ज्वलंत ही था। वहीं सबसे ऊपर ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए इजराइल की तीव्र आक्रामक कार्यवाहियों के समर्थन में अमेरिका भी खुलकर आ चुका था। ऐसे में इजराइल ईरान का मुद्दा ही चर्चा में हावी रहा। सम्मेलन के संयुक्त बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता को व्यापक रूप से कम करने, जिसमें गाजा के युद्ध विराम भी शामिल है, की ओर अग्रसर होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल ईरान युद्ध व कई अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण सम्मेलन को बीच में ही छोड़ गए थे, किंतु उन्होंने चेतावनी दी है कि तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। साझा बयान में स्पष्ट कहा गया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है तथा ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन वापसी के पश्चात दुनिया की शेष 6 बड़ी ताकतों ने रूस, यूक्रेन तथा इजराइल ईरान युद्ध पर तो चर्चा की, किंतु अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी बड़े समझौते तक नहीं पहुंच सके। G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस की मेजबानी में होगा। अब हम लोग देख लेते हैं
इसके विषय में, भारत के विषय में देखें तो भारत G7 का मेंबर नहीं है, तथापि क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आउटरीच सत्र को संबोधित करने के लिए मेजबान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। आउटरीच सत्र उन बैठकों का आता है जिसमें G7 के सदस्य देशों के साथ आमंत्रित गैर सदस्य देश व संगठन भाग लेते हैं। ऐसे सत्र के लिए किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार मेजबान देश को होता है। यह लगातार छठा अवसर है जब G7 आउटरीच सत्र में श्री मोदी ने भाग लिया। इससे पूर्व 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में G7 आउटरीच सत्र में भाग वह ले चुके थे। कोविड महामारी के कारण 20 में G7 शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था। श्री मोदी से पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया था। अपने इस भागीदारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा पर आउटरीच सत्र को 17 जून 2025 को संबोधित करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। भारत की बात करते हुए उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत पेरिस प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। उन्होंने बताया कि आज भारत के लगभग सभी घर बिजली से जुड़े हुए हैं तथा 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय कुल स्थापित क्षमता का लगभग 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा का है। उन्होंने बताया कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की ओर भारत दृढ़ता से अग्रसर है तथा क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भारत जोर दे रहा है। विश्व के सभी देशों को ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए भारत प्रेरित कर रहा है। अब ये देखिए, ये कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं। G7 देशों के साथ भारत का व्यापार देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आयात निर्यात का दिया है कि यहाँ पर अमेरिका के साथ भारत जो है अमेरिका को निर्यात करता है। ये आप देखिए 86.51 बिलियन डॉलर और आयात है 45.70 बिलियन डॉलर। सेकंड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे स्थान पर अगर मैं बात करूँ निर्यात की, तो निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर यहाँ पर आता है आपका ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन देखें तो 14.55 बिलियन डॉलर है और 8.61 जो है ये आयात बिलियन डॉलर है। जापान में देखिए 6.25 और 18.92 आयात करता है भारत। इटली को निर्यात करता है 7.73 बिलियन डॉलर और 6.03 आयात करता है इटली से। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से 10.54 बिलियन डॉलर निर्यात है, आयात है 18.98। फ्रांस से 7.96 निर्यात और 7.26 आयात। कनाडा से 4.22 निर्यात और 4.45 आयात। इस प्रकार से डेटा है। और यहाँ देखें तो G7 सम्मेलन का जो है एक रूपरेखा यहाँ पर देखें इस प्रकार से है। आमंत्रित देश में देख लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और UAE। ठीक है, और GDP के हिसाब से देखें तो GDP में अमेरिका सबसे अधिक जो है बड़ा है यहाँ पर अमेरिका। और सभी देशों की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। अगला टॉपिक है कि इजराइल ईरान के बीच 12 दिन के भीषण युद्ध के पश्चात युद्ध विराम हुआ। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व जहां पहले ही विषम परिस्थितियों एवं तनाव के दौर से गुजर रहा था, वहीं जून 2025 में इजराइल व ईरान के बीच भीषण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों ओर से चले भीषण हमले के बीच अमेरिका के भी आक्रामक रूप से युद्ध और विकराल रूप लेता उससे पूर्व ही संघर्ष विराम 23 जून से लागू हो गया। परमाणु बम बनाने की दिशा में अग्रसर ईरान के इस कदम पर रोक लगाने के इरादे से इजराइल ने ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर पूरी तैयारी से 13 जून 2025 को हमला किया, जिसमें ईरान के सैन्य प्रमुख सहित 20 वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल के इस हमले में मारे जाने के समाचार थे। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से की गई इस सैन्य कार्रवाई में इजराइल के 200 विमान ने ईरान के लगभग 100 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान सैन्य ठिकाने ही इजराइल के इन हमले में निशाने पर रहे। इन हमलों में मारे गए प्रमुख लोगों में ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, वायुसेना प्रमुख आमिर अली हाजी जादेह और इलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी शामिल थे। इन हमलों से पहले इजराइल के खुफिया संगठन मोसाद ने ईरान के ही गुप्त ठिकानों से कम ऊंचाई वाले ड्रोन छोड़कर उनके हमले से ईरान के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। इजरायली हमलों के प्रत्युत्तर में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के ठिकाने पर हमले किए। इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए उसकी राजधानी
तेल अवीव व बंदरगाह शहर हाइफा पर बड़े हमले ईरान ने 16 जून को किए। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास भवन को भी कुछ क्षति हुई। दोनों ओर से चल रहे इस युद्ध में इजराइल को अमेरिका का भी खुला समर्थन प्राप्त था। 16 से 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी इजराइल का व्यापक समर्थन रहा। इजराइल पर हो रहे तेज हमलों के बीच वहां रह रहे विदेशियों का पलायन शुरू हो गया तथा भारत ने भी भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन सिंधु संचालित किया। दोनों देशों का एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल से हमले का सिलसिला चल ही रहा था कि इस मामले में एक नया खतरनाक मोड़ 22 जून ने ले लिया, जब अमेरिका स्वयं ही देखे तो इस लड़ाई में शामिल हो गया। ईरान के पहाड़ी के नीचे बने बहुचर्चित व सुरक्षित फोर्डो परमाणु संयंत्र पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। अभेद्य किले के रूप में कहे जाने वाले अति सुरक्षित फोर्डो संयंत्र पर हमले के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक विमानों से भारी भरकम बम अमेरिका ने बरसाए। 2 अन्य परमाणु संयंत्रों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिका ने दागी। इस प्रकार अमेरिकी हमलों से पूरे विश्व में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही तथा रूस, चीन के साथ साथ अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की। अमेरिका के इस हमले के जवाब में अगले ही दिन ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित वायु सैनिक अड्डे पर तथा इराक के सैन्य अड्डे पर बने अमेरिकी सैनिकों के आवासों पर मिसाइलों से हमले 23 जून को किए। 12 दिन तक चले इस विनाशकारी युद्ध में युद्ध विराम 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल एवं अपील पर हुआ। युद्ध विराम के लिए इजराइल को मनाने में जहां देखे डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रही, वहीं ईरान को इसके लिए तैयार करने में कतर का योगदान रहा। ईरान ने स्पष्ट किया कि यदि उस पर हमले नहीं हुए तो आगे कोई युद्धक कार्रवाई नहीं करेगा। इस सीज फायर से ऐसा युद्ध फिलहाल थम गया है जिसके भड़कने से विश्व के कई हिस्से लड़ाई के चपेट में आ सकते हैं। देखें तो कूटनीतिज्ञों का मानना है कि 12 दिन तक चला यह युद्ध तीनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन रही। अमेरिका ने जहां अपने बमवर्षक विमानों से ईरान के अभेद्य परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया, अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी, वहीं इजराइल ने 12 दिन के युद्ध में ईरान के अनेक सैन्य ठिकानों व परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के साथ साथ उनके कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिकों की जान ले ली। ईरान को वैसे तो इस युद्ध में काफ़ी कुछ खोना पड़ा है, तथापि जवाबी हमलों में इजराइल को काफ़ी क्षति उसने भी पहुँचाई है। दशकों से ईरान के दुश्मन रहे इजराइल को कड़ी टक्कर देने को ही अपनी सफलता ईरान मान रहा है। युद्ध विराम करके अमेरिका से सीधी लड़ाई में अपना बचाव भी उसने किया है। तो ये देखें इस तरह है कि अब अमेरिका का ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 बम वर्षक विमान, बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइल जो है इसमें शामिल थी। देखें इस तरह से, ठीक है। अगला टॉपिक है कि देश की 16वीं जनगणना हेतु अधिसूचना जारी। देश की अगली 16वीं जनगणना 2027 में होगी। इस बार यह जनगणना 16 वर्ष के अंतराल पर होने जा रही है। सामान्यतः देश में जनगणना अभी तक 10-10 वर्ष के अंतराल पर होती रही है तथा 2011 की जनगणना के पश्चात 2021 की जनगणना के लिए अधिसूचना भी 2019 में जारी की गई थी, किंतु कोविड महामारी के चलते 2021 में इसे स्थगित कर दिया गया था। देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात जहाँ यह 16वीं अखिल भारतीय जनगणना होगी, स्वतंत्रता के पश्चात यह 8वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना के लिए जनगणना अधिनियम 1948 के तहत औपचारिक अधिसूचना गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक द्वारा 16 जून 2025 को जारी की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जातिवार आंकड़े, यानी पिछली बार 1931 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, भी इस जनगणना के तहत जुटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ से अधिक का खर्चा अनुमानित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी, जबकि अन्य राज्यों व क्षेत्रों में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। जनगणना की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनगणना की समाप्ति तक सभी राज्यों, जिलों व तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाएँ अब परिवर्तित नहीं की जा सकेंगी। वर्ष 2027 की यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के तहत हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति व सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना यानी कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि PE का होगा। इस चरण में जनसंख्या गणना के तहत जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ हर घर के ये विवरण जो है वो एकत्रित किए जाएंगे। घरों की सूची 34 कॉलम के अंतर्गत आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जबकि जनसंख्या गणना में 28 कॉलम होंगे। यह जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएंगी। लगभग 34 लाख प्रगणक एवं पर्यवेक्षक तथा 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी जनगणना कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027
संदर्भ तिथि तक पूरी कर ली जाएगी तथा इसके प्रारंभिक आंकड़े मार्च 2027 में ही जारी होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत 2026 के बाद पहली जनगणना को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण 2027 की जनगणना के आधार पर किया जा सकेगा। फिर ठीक है, अब अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 2025 में देश की कुल जनसंख्या 1.46 करोड़ विश्व में सर्वाधिक विश्व जनसंख्या रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट देखें तो देश में नई जनगणना 2027 में संपन्न कराई जानी है। नई जनगणना से पूर्व ही विभिन्न जनांकीय आभास संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ष 2025 की ताज़ा विश्व जनसंख्या के स्थिति रिपोर्ट से होते हैं। UNFPA की जून 2025 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में जनसंख्या संरचना, प्रजनन क्षमता व जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करते हुए यह रिपोर्ट घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 36% भारतीय अनचाहे गर्भधारण का सामना करते हैं तथा 30% लोग ज़्यादा या कम बच्चे पैदा करने की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, जबकि 23% लोगों को दोनों ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें देखें तो कहा गया है कि वास्तविक संकट यही है, न कि अल्प जनसंख्या या अति जनसंख्या, और इसका उत्तर बेहतर प्रजनन क्षमता में निहित है। भारत की जनसंख्या के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो विश्व में सर्वाधिक होगी। इसमें बताया गया है कि भारत में कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 1.9 जन्म प्रति महिला हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म दर में आई कमी के बावजूद कुल जनसंख्या में युवा आबादी सर्वाधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 24% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं, जबकि 68% आबादी कामकाजी आयु वर्ग यानी कि कार्यशील आबादी जो बोलते हैं 15 से 64 वर्ग का है। बुजुर्गों की आबादी 65 वर्ष व अधिक वर्तमान में 7% की है। रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या का 17% हिस्सा 10 से लेकर 19 वर्ष के व 26% हिस्सा 10 से लेकर 24 वर्ष आयु का है। भारत में कहते हुए माफ कीजिए, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष व महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ बुजुर्गों की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि की आशा इसमें व्यक्त की गई है। अनुमानों में भारत की जनसंख्या वर्तमान में 146.39 करोड़ अनुमानित की गई है। आने वाले दशकों तक यह आंकड़ा 170 करोड़ तक जाने की बात कहते हुए लगभग 40 वर्ष पश्चात इसमें गिरावट आने की बात रिपोर्ट में कही है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के UNFPA की भारत की प्रतिनिधि एंड्रिया एमा वुजनर ने कहा कि भारत ने प्रजनन दर कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा वर्ष 1970 में प्रति महिला औसतन 5 बच्चे से लेकर आज लगभग 2 बच्चे की स्थिति प्राप्त की है। इसका श्रेय बेहतर शिक्षा व प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल को उन्होंने दिया। अंतिम टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की स्थिति में पर्याप्त सुधार, पहली बार शीर्ष 100 देशों में स्थान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकार किए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के मामले में भारत ने लंबी छलांग इस वर्ष लगाई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले 100 देशों में भारत ने स्थान इस वर्ष बनाया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न देशों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए सतत विकास सूचकांकों की गणना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जाती है, जो कि UNO की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में प्रति वर्ष जारी किए जाते हैं। 0 से लेकर 100 मान वाला यह सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि संबंधित देश ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितना प्रतिशत प्रगति की है। किसी देश के लिए इस सूचकांक का मान 100 होना यह प्रदर्शित करता है कि उसने यह सभी 17 लक्ष्य प्राप्त करने में 100% सफलता प्राप्त कर ली है। सतत विकास लक्ष्यों के मामले में विगत वर्षों में भारत की रैंक देखें तो 2017 में देखें 116, 18 में 112, 19 में 115, 20 में 117, 2021 में 120, 2022 में 121, 23 में 112, 24 में 109 और 25 में 99। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार
सुधार किया अपनी रैंक में। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2025 की ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 24 जून 2025 को जारी हुई, जिसमें 167 देशों के लिए सतत विकास सूचकांक आंकलित है। 193 देशों में से जिन 26 देशों के मामले में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए सूचकांक की गणना नहीं की गई है। जिन 167 देशों के लिए सूचकांक आंकलित हैं, उनमें शीर्ष स्थान फिनलैंड, वो सबसे निचला स्थान 167वां स्थान जो है दक्षिणी सूडान का है। पिछले वर्ष 2024 की रिपोर्ट में भी शीर्ष व सबसे निचला स्थान क्रमशः इन्हीं दोनों देशों के थे। इन दोनों देशों के लिए यह सूचकांक इस वर्ष क्रमशः 87.02 सर्वोच्च और 41.55 न्यूनतम आकलित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने के मामले में फिनलैंड के पश्चात दूसरा व तीसरा स्थान पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वीडन और डेनमार्क का है। इनके पश्चात जर्मनी व फ्रांस क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर है। जिन 167 देशों के लिए सूचकांक की गणना कर रैंकिंग इस वर्ष की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रदान की गई है, इनमें सबसे निचले 167वें स्थान पर दक्षिण सूडान के पश्चात एक पायदान ऊपर 166वें स्थान पर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य 45.21 व उनके ऊपर क्रमशः 4 सोमालिया यमन की है। ठीक है, भारत के लिए इस वर्ष की रिपोर्ट में सतत विकास सूचकांक 66.95 आकलित है तथा इस सूचकांक के साथ 167 देशों में 99वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष भारत की यह रैंकिंग 109 थी। इस प्रकार भारत की रैंक में 10 पायदान का सुधार इस वर्ष हुआ है। इस मामले में बांग्लादेश 114वें स्थान, म्यांमार 116वां स्थान, पाकिस्तान 140वां स्थान तथा अफगानिस्तान 160वां स्थान की स्थिति भारत से खराब है। पाकिस्तान के लिए सूचकांक इस वर्ष 59.97 आकलित है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 49वीं रैंक, भूटान 74वीं रैंक, श्रीलंका 93वीं रैंक भारत से बेहतर स्थिति में है। अन्य प्रमुख देशों की बात करें तो इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान व हंगरी आदि भी लगभग 80% लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 के अनुसार इन चारों देशों के लिए यह सूचकांक जो आप देख रहे हैं 80 से ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है। 167 देशों की सूची में इनकी रैंक क्रमशः देखें तो 22वां, 11वां, 19वां व 21वां है। ठीक है, अमेरिका का स्कोर 75.91 है और इसका स्थान 44वां है। ठीक है, रूस का स्थान देखें तो 51वां स्थान है, 74.13 इसका सूचकांक है। अन्य प्रमुख देशों में ब्राज़ील 54वें स्थान पर, संयुक्त अरब अमीरात 80वां स्थान पर, ईरान का 83वां स्थान है, दक्षिण अफ्रीका का 111वां स्थान इस रिपोर्ट में बताया गया है। इन सभी देशों का सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वैश्विक रैंक व इनके स्कोर तालिका को दर्शाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। खैर हम लोग के लिए तालिका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और हम लोग अब देखते हैं जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो देखते हैं। वो आपसे प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं और मुख्य परीक्षा में आपको कोट करने होते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जिसे देखें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य को देखें तो पहला है निर्धनता निवारण यानी कि नो पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा है शून्य भूख, जीरो हंगर। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। पाँचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है आर्थिक पहुंच के भीतर एवं स्वच्छ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है शालीन कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। नौवां है उद्योग, नव प्रवर्तन व आधारिक संरचना यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है असमानताओं में कमी, रिडक्शन, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़। 11वां है सतत शहर एवं समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़। 12वां है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13वां है जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन। 14वां है जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। 15वां है धरती पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। 16वां है शांति, न्याय व मजबूत संस्थाएं यानी कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए उपर्युक्त 17 सतत विकास लक्ष्य 25 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में स्वीकार किए गए थे। इन 17 SDG ने 2000 में स्वीकार किए गए 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र की स्वीकृति इस लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त किया जाना है।